हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक होंगे। आज हम लोगों का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्लास 10 का पहला चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवादी भावना जो कहाँ से जगना शुरू हुआ और लोग जो है पहले जो तभी व्यवस्था था, पुरातन व्यवस्था, उस समय जो प्रांत अलग अलग भाग में बटा हुआ था, है ना, एक राज्य, एक स्टेट या एक कंट्री अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था। जब वो एकजुट होना शुरू हुआ तो वो किस तरह से हुआ, तो उसी चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, आज शुरू करेंगे। ये आपका क्या है, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद को समझने के लिए आपको 9th का पहला चैप्टर जो है फ्रांस की क्रांति, है ना, दूसरा चैप्टर शायद होगा फ्रांस की क्रांति, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर फ्रांस की क्रांति आपको अगर उसके बारे में अगर नॉलेज है तो ये चैप्टर आप आसानी से समझ पाइएगा। अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो ये चैप्टर थोड़ा समझने में आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। लेकिन हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आएगा। हम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। जैसे देखिए कि क्या है आपका चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद? पहले राष्ट्रवाद वर्ड जो है इसको समझते हैं, राष्ट्रवाद होता क्या है ना, राष्ट्रवाद क्या होता है। जैसे यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता का क्या बनता है, वाहक बनता है। यानी जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के प्रति क्या भावना है, उस देश के प्रति आपका क्या सोच है, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। जो भी पॉजिटिव सोचते हैं अपने राष्ट्र के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, ये जो भावना आपके अंदर है उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है? ऐसी भावना किसी विशेष भौगोलिक, यानी आपके क्षेत्र आधार पर, है ना, आप अपने क्षेत्र को ज्यादा महत्ता देते हैं। आप क्या, जैसे आप भारत के नागरिक हैं तो आप क्या भारत को ज्यादा महत्ता दीजिएगा किसी और कंट्री के क्या है कंपेयर में। तो क्या भारत के प्रति जो आपको सोच है ना, उसको आगे बढ़ाने का या उसके ऊपर जो योगदान है वो योगदान देने का, इसी को क्या कहते हैं, यही भावनाओं को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। उस समय यूरोप का जो भी देश था, जो भी कंट्री था, वो क्या था, अलग अलग प्रांतों में क्या हुआ था, बटा हुआ था। जैसे हम लोग क्या करें, फ्रांस के बारे में ही पढ़ेंगे। ये जो है यूरोप में, फ्रांस से ही हम लोग शुरू करेंगे। फ्रांस में जो क्रांति की लहर आई थी वो क्यों आई थी, उसका वजह क्या था, उसका कारण क्या था, समझे। अगर किसी भी क्रांति, है ना, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई भी क्रांति के बारे में अगर पढ़ते हैं, उसका कई कारण होता है। क्रांति का पहला कारण क्या होगा, उस पर जो शासक होगा वो निरंकुश शासक हो सकता है ना। वो शासक क्या होगा, जनता के प्रति शासन नहीं करता होगा और जनता के सहमति के अगेंस्ट वो क्या करता था, किसी कोई काम करता होगा। पहला कारण ये होगा। दूसरा कारण क्या होगा, लोगों को ऊपर टैक्स बढ़ाना, है ना, और भी राजनीतिक क्या है, ये सब हो सकता है कारण, समझे, ये सब कारण हो सकता है। यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की भावना कहां से जगी थी, फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसका क्या कारण था, इसका कारण को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। ये फ्रांस में जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी वहां का राजा कौन था, लुई 16वां। कौन था राजा, लुई 16वां। ये राजा का नाम आप याद रखिएगा, कौन सा, लुई 16वां, है ना। राजा कौन था वहां पे, तभी लुई 16वां राजा था। उस समय की थी, उसकी बीवी का नाम क्या था, मेरी एंटोनेट। उसकी बीवी का नाम क्या था, मेरी एंटोनेट, है ना, ये क्या था, उसकी बीवी का नाम था। और ये जो मेरी एंटोनेट थी, ये क्या थी, बहुत ज्यादा खर्चीली औरत थी। ठीक है। उस समय क्या था, जब फ्रांस की क्रांति का शुरुआत हुआ था, और क्रांति का एक कारण ये भी था कि फ्रांस की क्रांति जो हुआ था, इसका कारण, मुख्य कारण जो माना जाता है कि 800 लिरवे का, है ना, 800 लिरवे का क्या था, कर्ज दिया था उस समय किसको, अमेरिका को। और अमेरिका को इसलिए दिया था क्योंकि उस समय अमेरिका की क्रांति चल रही थी, जिससे अमेरिका की क्रांति किसके किसके बीच चल रही थी, अमेरिका और इंग्लैंड के बीच चल रही थी। तो वो क्या, अमेरिका को हेल्प किया था इंग्लैंड को हराने के लिए। और इससे पहले, अमेरिका की क्रांति से पहले, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक सप्तवर्ष युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांस बुरी तरह से हारा था। उसी का फायदा उठाते हुए, मतलब उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या था, 800 लिरवे का कर्ज दिया था। किसको दिया था, ये अमेरिका की क्रांति के समय अमेरिका को दिया था। तो अमेरिका को दिया था, इसका जो है भार किस पर पड़ा, यहाँ के फ्रांस के मजदूरों पर, फ्रांस के जो पूंजीपति थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, उन लोगों पर ये क्या हुआ, कर बढ़ा दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ के लोगों के बीच असंतोष हुआ, है ना। यहाँ के लोग क्या हुए, इसके अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाना शुरू कर दिए। ठीक है, यही सब कारण रहा था फ्रांस की क्रांति का। ठीक है, ये सब कारण था।
खैर देखिए, राष्ट्रवाद की भावना कहाँ से जागरण हुआ? 1789 यानी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जब हो रही थी, जब फ्रांस में लुई 16वां का क्या हुआ, सरकार गिरा था, और वहां जो नेशनल असेंबली का क्या बना था, सरकार बना था। उस समय क्या था, आसपास के जो भी कंट्री थे, जैसे ऑस्ट्रिया था, आपका इटली था, जर्मनी था, ये सब देशों में क्या हुआ, एकीकरण का भावना जगा लोगों के बीच, और लोग क्या हुए थे, वहां पे अलग अलग प्रांतों में जो सब भी कंट्री बटे हुए थे, वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, एकत्रित हो रहे थे। इसका प्रभाव आसपास के कंट्री में भी पड़ा था। वही सब है। देखिए, राष्ट्रवाद की भावना का उजागर करने का योगदान किसका? नेपोलियन ने दिया था। उस समय जो फ्रांस की क्रांति चल रही थी, उसमें नेपोलियन का बहुत मुख्य योगदान रहा था, जो कि लोगों के बीच क्या है, लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का, लोगों को एक तरह से प्रोत्साहित करता था, लोगों को एकत्रित करने का काम करते थे। कौन करते थे? वो आपका नेपोलियन कर रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या है, फ्रांस का, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी इसका बहुत ज्यादा योगदान था। इटली व फ्रांस के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त इन्होंने ही किया था। इन्होंने क्या किया, समाचार पत्र में और अलग अलग प्रकार से ये क्या कर रहे थे, लोगों को एकत्रित करने का काम कर रहे थे, लोगों के अंदर क्या था, एक उत्साह जगाने का काम कर रहे थे। कौन कर रहे थे? नेपोलियन कर रहे थे। खैर देखिए, इटली व फ्रांस का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, यानी लोगों के बीच क्या है, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम किया। अगर क्या, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां 1815 तक क्या हुआ, जब क्या हुआ, क्या बोलते हैं, नेपोलियन ने यहाँ तक क्या, नेपोलियन युग, उसको क्या कहा था, नेपोलियन पीरियड कहा था। क्या कहा था? नेपोलियन पीरियड। उस समय क्या, नेपोलियन से लोग, बहुत ज्यादा लोग क्या हुए थे, प्रोत्साहित हुए थे और एकत्रित हुए थे। उसके बाद उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो पुरातन सोच रखते थे, वो चाह रहे थे क्या, उसी तरह से जैसे प्रांतों में बटा हुआ है, उस तरह से यूरोप, मतलब यूरोप का और भी कंट्री जो है, जो सब भी कंट्री है, वो उसी तरह के प्रांतों में बटा हुआ रहे, इस तरह के सोच रखने वाले लोग थे। तो 1815 में एक सम्मेलन बैठा। कौन सा सम्मेलन हुआ था 1815 में? वियना सम्मेलन। और वियना सम्मेलन का जो उद्देश्य क्या था, यूरोप में पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना। क्या उद्देश्य था? पुरातन व्यवस्था, यानी लोग एकत्रित हुए थे, उससे पहले जो लोग अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, उस तरह की व्यवस्था को फिर दोबारा से स्थापित करने का क्या था, उद्देश्य था वियना सम्मेलन का। और इसका मेजबानी कौन कर रहे थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। और मेटरनिख जो थे, ये पुरातन है ना, ये प्रतिक्रियावादी शासक, प्रतिक्रियावादी शासक यानी पुराने सोच रखने वाले, वो ये चाह रहे थे कि लोग जो है, पहले जो जिस तरह से बटे हुए थे अलग अलग हिस्सों में, उस तरह से बटे रहे, जिससे क्या है, इसको शासन करने में आसानी हो। तो इन्होंने क्या किया, 1815 में एक सम्मेलन बैठा। इस सम्मेलन में क्या हुआ, इन्होंने ही ये क्या था, मेजबानी किया था इस सम्मेलन का। और ये कहाँ का है? ये ऑस्ट्रिया का एक चांसलर है। इसमें भाग लेने वाले देश थे, कौन थे? ब्रिटेन थे, है ना, रूस थी, है ना, रूस थे, और पर्सा और ऑस्ट्रिया, ये सब कंट्री थे। क्या क्या था, उस पर भाग लिया था। लेकिन इसमें जो भाग लिया, अब ये क्या हुआ, सफल हुआ। ये सम्मेलन क्या हुआ था, सफल हुआ था। इसके कारण क्या हुआ, इसके बाद नेपोलियन युग जो था वो समाप्त हो गया। नेपोलियन युग समाप्त हुआ तो उस समय क्या हुआ, सिसिली व नेपल्स, यानी आपका फ्रांस का बहुत से प्रांत को क्या अलग अलग पार्ट में बांटा। जैसे सिसिली व नेपल्स किसको दे दिया, ये फर्डिनेंस को दे दिया। और फर्डिनेंस कौन से वंश का शासक है? ये बुर्बो वंश का शासक है। उसी तरह से रोम और उसके आसपास जो भी राज्य थे, वो किसको दे दिया, पोप को दे दिया। इसी तरह से लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये जो आपका क्या, रोम, रोम कहाँ का है, रोम जो है ये स्टेट कहाँ का कहलाया, ये रोम जो है आपका इटली का एक क्या है, प्रांत है। और इटली के आसपास जो भी प्रांत थे, उसके आसपास फ्रांस का जो कंट्री था, ये जगह था, वो किसको दे दिया, रोम को दे दिया। उसमें शासक किसका था, शासन पोप का था। उसके बाद लोम्बार्डी और वेनेशिया, है ना, लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया खुद अपने पास रखा। उसके बाद क्या, परमा, टस्कनी, मोडेना, और इसको किसको दे दिया, हैंसबर्ग को दे दिया। और उसी तरह से जेनेवा और सोर्डिनिया, ये क्या, ये पिडमाउंट को दे दिया, है ना, पिडमाउंट जो है प्रांत था, उस पर ये सबको दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी भी, आसपास जर्मनी, जर्मनी भी 39 रियासतों में बटा हुआ था। इस पर किसका कब्जा था? अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से किसका था, आपका ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ के लोगों के बीच क्या हुआ, फिर दोबारा से राष्ट्रवादी भावना जगा। राष्ट्रवादी भावना जगने के बाद यहाँ का राजा कौन बना, लुई 18वां बना। और लुई 18वां जब राजा बना, इन्होंने एक गलती को क्या सुधारा, जो लुई 16वां का गलती था। लुई 16वां क्या, पुरातन पंथी व्यवस्था को क्या करने, थोपने का काम किया था। लेकिन क्या हुआ, लुई 18वां यही व्यवस्था को क्या किया, वो नहीं होने दिया। और वो क्या किया, एक काम ये भी किए, ये प्रतिक्रियावादी और क्या था आपका सुधारवादी, दो तरह के लोग थे। एक चाह रहे थे कि प्रांत जो अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ रहे, और एक चाह रहे कि सब एकजुट हो जाए, एक हो जाए, है ना, सारा प्रांत मिलकर एक कंट्री के रूप में आए सामने।
तो कुछ इस तरह के लोग थे। इन लोगों के बीच क्या सामंजस्य पैदा करने के लिए, इन लोगों को सम्मिलित करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक घोषणा पत्र जारी किया। कब किया था? ये 2 जून 1814 को जारी किया, जो 1848 तक चला। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसके बाद जब लुई 18वां राजा बना, उसके बाद क्या हुआ, लुई 18वां के बाद राजा बना चार्ल्स एक्स। जब चार्ल्स एक्स राजा बना, उन्होंने क्या किया, फिर दोबारा से वही व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का काम करने लगा। वही व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का काम किया। तो इसमें क्या क्या, ये बहुत से नीति को क्या क्या परिवर्तन किया। इसी का परिवर्तन की वजह से एक क्रांति सामने आया। वो क्रांति क्या बना, 1830 की क्रांति। वो कौन सी क्रांति के नाम पे आया? जुलाई 1830 की क्रांति, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब तक हम लोग क्या पढ़े, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगने का क्या उद्देश्य था, कैसे जगा और कहां से, है ना, उसका ओरिजिन क्या था, उसका कारण क्या था। ठीक है, उसको जाने। तो कारण क्या था, फ्रांस था, है ना, फ्रांस की क्रांति 1789 की क्रांति। उससे पहले और एक हुआ था जो आपका क्या है, अमेरिका, है ना, अमेरिका की क्रांति। उसमें क्या, ये कर्ज दिए थे, और ये सब भी कारण था कि फ्रांस में क्रांति का मुख्य कारण क्या है, फ्रांस की क्रांति ही कहा जाता है। तो यहाँ तक आपका क्या हुआ, राष्ट्रवाद जो है का जो चैप्टर है, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति का कारण कौन होगा, चार्ल्स एक्स होगा। और इसका कारण क्या क्या रहेगा, पहला कारण यह है कि इन्होंने क्या है, नीति पे चेंजिंग किया। किसका नीति में, ये इसका नीति में लुई 18वां जो नीति कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, एक इसके मतलब जो भी जनता थे, जो भी क्या लोग थे, उसके हित पर कर रहे थे। जैसे क्या है, वो प्रतिक्रियावादी सुधारवादी दोनों लोगों पर ध्यान दिया। लेकिन क्या है, वही चार्ल्स एक्स क्या हुआ, सिर्फ प्रतिक्रियावादी पर लोगों पर ध्यान दिया, सुधारवादी लोगों पर ध्यान नहीं दिया। कारण ये रहा, और भी कई कारण था। और ये इन्होंने क्या किया, जब वहां पे लोगों के बीच क्रांति पैदा होने लगा, है ना, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, बहुत सी चीजों को बंद कर दिया। जैसे प्रेस, है ना, प्रेस करने का या समाचार पत्र छापने का, ये सब की जो है को बंद किया। बंद करने की वजह से और भी क्या हुआ, वो क्रांति और भी उभर कर सामने आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, चार्ल्स एक्स को गद्दी छोड़ना पड़ा था। उसके बाद राजा कोई और बना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1830 की क्रांति को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।